हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपन बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन के अंदर टॉपिक चल रहा था परासंदाब ऑस्मोटिक प्रेशर। आज अपन बात करेंगे इसके अंदर यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या परासंदाब के प्रयोग। यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब के प्रयोग। परासरण दाब के प्रयोग। अब देखो, इसके अंदर बात करते हैं अपन परासरण दाब के प्रयोग के अंदर। सबसे पहले प्रयोग नंबर 1 की चर्चा करेंगे। प्रयोग प्रयोग 1। फर्स्ट प्रयोग की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट प्रयोग के अंदर सबसे पहले एक थीसल कीप लेते हैं। थीसल कीप के मुंह पर अर्धपारगम्य झिल्ली बांध दी जाती है। उसके बाद में थीसल कीप को उल्टा कर दिया जाता है और उसके अंदर एक रंगीन विलयन या फिर शर्करा युक्त रंगीन विलयन भर दिया जाता है। अर्थात अब उसको एक जल से भरे हुए बीकर के अंदर उल्टा करके डाल दिया जाता है, जिसके दौरान परासरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अर्थात इसको अपन डायग्राम से समझ सकते हैं। माना कि अपन ने एक थीसल कीप लिया और ये एक थीसल कीप लिया और इसको उल्टा कर दिया। थीसल कीप को उल्टा कर दिया और इसके मुंह पर अर्धपारगम्य झिल्ली बांध दी जाती है। इसके मुंह पर अर्धपारगम्य झिल्ली बांध दी। ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके अंदर शर्करा का विलयन भर दिया जाता है। इसके अंदर शर्करा का विलयन, रंगीन शर्करा का विलयन भर दिया जाता है। इसके अंदर होता है रंगीन शर्करा का विलयन। ये होता है रंगीन शर्करा का विलयन। रंगीन शर्करा का विलयन होता है। अब इसको उल्टा करके और बीकर के अंदर डाल देते हैं। उल्टा किया और इसको बीकर के अंदर डाल दिया जाता है। ये बीकर होता है, इसके अंदर इसको डाल दिया जाता है। इसको बीकर के अंदर डाल दिया जाता है और इस बीकर में सॉल्वेंट होता है, अर्थात विलायक होता है या फिर जल होता है। इस बीकर के अंदर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है या फिर इसके अंदर क्या होता है? जल, या फिर कह सकते हैं विलायक। अब देखो, अपन ये सब जानते हैं कि यहाँ देखो, ये जो इसकी जो ऊंचाई होती है वो विलियन, यहाँ इसके अंदर जो विलियन होता है इसकी ऊंचाई को अपन ने ए से डिनोटेड किया। कुछ समय बाद में देखा जाता है कि यहाँ अपन सब ये जानते हैं कि विलायक होता है या जल होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। तो ये इसके अंदर जो जल होता है अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या होता है कि इसकी अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। अर्थात ये जो जल होता है रंगीन शर्करा का जो विलयन होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रवेश करता है। अर्थात ये कहें कि इससे अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए जल शर्करा के विलयन के अंदर या फिर थीसल कीप के अंदर प्रवेश करता है, जिसके दौरान इसकी जो ऊंचाई होती है वो बढ़ जाती है। इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है। अर्थात ये जो पॉइंट होता है, बिंदु होता है, उसको बी से डिनोटेड किया जाता है। और ये जो ऊंचाई होती है यहाँ से और यहाँ तक क्या हो जाती है?
अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, इसको H से डिनोटेड किया जाता है। इसको किससे डिनोटेड किया जाता है? H से डिनोटेड किया जाता है। इसको H से डिनोटेड करते हैं। और देखो कुछ समय बाद में देखा जाता है कि ये जो परासरण की क्रिया, मतलब ये परासरण की क्रिया के दौरान ये जल होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर थीसल कीप के अंदर प्रवेश करता है, जिसके दौरान ये जो जल होता है इसके अंदर जाता है। और कुछ समय बाद में देखा जाता है कि ये जो द्रव स्थितिक दाब के कारण, विलयन के द्रव स्थितिक दाब के कारण जो परासरण की क्रिया होती है वो रुक जाती है। और ये जो परासरण की क्रिया रुकती है द्रव स्थितिक दाब के कारण, इसे ही परासरण दाब कहा जाता है। अर्थात कुछ समय बाद में ये क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। किसके कारण? द्रव स्थितिक दाब के कारण। जो यहाँ पर जो द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होता है वो जो दाब होता है वो विलयन का द्रव स्थितिक दाब होता है, जिसके कारण परासरण दाब की क्रिया होती है वो रुक जाती है। अर्थात इस द्रव स्थितिक दाब को यहाँ पर क्या कहा जाता है? मतलब द्रव स्थितिक दाब के कारण जो परासरण की क्रिया रुकती है उसे ही यहाँ पर परासरण दाब कहा जाता है। ये था प्रयोग नंबर 1, जिससे अपन ने देखा कि परासरण दाब का उपयोग क्या होता है। देखो यहाँ पर परासरण दाब को पाई से डिनोटेड किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है पाई बराबर होता है HdG। पाई बराबर होता है HdG और पाई बराबर होता है परासरण दाब। परासरण दाब H बराबर होता है यहाँ पर नली में, H बराबर होता है यहाँ पर नली में विलयन तल की ऊंचाई। नली में विलयन तल की ऊंचाई। D होता है घनत्व, G होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार से अपन परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, परासरण दाब ज्ञात करवाता है जो H, D और G का मान दे देता है, घनत्व ज्ञात करवाता है या फिर G ज्ञात करवाता है तो इन तीन का मान देता है, किसी एक का मान पूछ लेता है। अधिकतर परासरण दाब का मान पूछा जाता है जिसके अंदर 3 का मान दे दिया जाता है और पाई का मान, अर्थात H और D और G का मान दे दिया जाता है और पाई का मान या फिर ये कहे परासरण दाब को ज्ञात करवाता है। नेक्स्ट प्रयोग नंबर 2 की बात करते हैं। देखो सेकेंड प्रयोग की बात करते हैं। प्रयोग नंबर 2 की बात करते हैं और प्रयोग नंबर 2 के अंदर एक आयताकार बॉक्स लेते हैं। हमने एक आयताकार बॉक्स लिया, ये आयताकार बॉक्स लिया और इस आयताकार बॉक्स के, ये आयताकार बॉक्स, इस आयताकार बॉक्स के मध्य में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है, ये होती है SPM। और इस एक के अंदर एक तरफ सॉल्वेंट भर दिया जाता है तो दूसरी तरफ सॉल्यूशन भर दिया जाता है। माना कि इधर है सॉल्यूशन तो इधर है सॉल्वेंट, अर्थात इधर एक तरफ है सॉल्यूशन तो दूसरी तरफ क्या है? सॉल्वेंट है। एक को अपन X से डिनोटेड करते हैं तो दूसरे को Y से डिनोटेड करते हैं। यहाँ सॉल्वेंट या फिर वाटर होता है, सॉल्वेंट या वाटर। अब देखो इसको यहां तक भर दिया जाता है, माना कि ये जो सॉल्वेंट होता है यहां तक होता है और जो सॉल्यूशन होता है उसको यहां तक भर दिया जाता है, यहां तक भर दिया जाता है। और इन दोनों के मुंह पर, अर्थात यहां पर पिस्टन लगा दी जाती है
ये यहां पर पिस्टन लगाते हैं, ये पिस्टन लगा दी जाती है और इस पिस्टन को बिंदु को ए कहते हैं और ये जो पिस्टन लगाते हैं उसको भी ए से डिनोटेट किया जाता है। पिस्टन लगा दी जाती है, ये पिस्टन मिलती है। अब क्वेश्चन में बाद में देखा जाता है, देखो इस पिस्टन को पिस्टन पीए और ये होती है पिस्टन पीबी या पिस्टन ए या पिस्टन बी। क्वेश्चन में बाद में देखा जाता है कि जो सॉल्वेंट होता है उसका जो स्तर होता है वो नीचे गिरता है, जबकि सॉल्यूशन होता है उसका स्तर ऊपर की ओर चढ़ता है। अर्थात ये क्यों होता है? क्योंकि ये परासरण की क्रिया के कारण होता है। अर्थात इसके अंदर परासरण की क्रिया के दौरान जो सॉल्वेंट होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन के अंदर प्रवेश करता है। अर्थात इसके अंदर ट्रांसफर होता है, ये इधर इस प्रकार से इधर प्रवेश करता है, क्योंकि सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो अधिक होती है तुलना में किसके? सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन की तुलना में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन अधिक होती है, जिसके दौरान जो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवेश करता है, जिसके दौरान इसका जो पिस्टन का जो तल होता है वो नीचे की ओर गिरता है। अर्थात पिस्टन बी होता है वो नीचे गिरता है। अर्थात वाई का जो स्तर होता है वो नीचे की ओर, अर्थात ये कहें कि पिस्टन ए बी होता है उसका स्तर नीचे की ओर गिरता है, जिसके दौरान ये पिस्टन होता है वो यहां तक आ जाता है। पिस्टन इस प्रकार से यहां तक आ जाता है और इसको बी बिंदु से डिनोटेट किया जाता है, बी बिंदु तक आ जाता है। जबकि जो पिस्टन ए होता है, पीए होता है, वो उसका जो स्तर होता है वो इस बी बिंदु तक चला जाता है, अर्थात ऊपर की ओर चला जाता है, ये होता है बी। अर्थात ये कहें कि इसके अंदर ये जो स्तर होता है इसके अंदर, अर्थात इसकी जो ऊंचाई होती है वो बढ़ जाती है। ये सारी जो प्रक्रिया होती है ये सारी प्रक्रिया इसके अंदर परासरण के कारण ही संभव हो पाती है। अर्थात परासरण की क्रिया के दौरान इसके अंदर पीए और पीबी का जो प्रारंभिक स्थिति होती है वो लगातार बाह्य दाब लगने के कारण, अर्थात लगातार इसके कारण क्या हो जाती है, इसका जो पिस्टन ए का जो स्तर होता है वो गिरता जाता है, जबकि पिस्टन बी का स्तर गिरता जाता है और पिस्टन ए का स्तर बढ़ता जाता है। अब इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, परासरण दाब की प्रक्रिया को रोकने के लिए एक प्रकार से बाह्य दाब लगाया जाता है। अगर यहाँ पर परासरण दाब को रोकना होता है तो पिस्टन ए और पिस्टन बी पर, अर्थात ये कहें कि पिस्टन ए पर एक प्रकार से बाह्य दाब लगाया जाता है, जिसके दौरान परासरण की क्रिया को रोका जाता है। अर्थात यदि पिस्टन ए पर बाह्य दाब लगाया जाएगा तो यहाँ पर जो परासरण की क्रिया होती है, अर्थात तो सोलवेंट होता है जो कि सॉल्यूशन के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए ट्रांसफर होता है, वो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, जिसके दौरान ये परासरण की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये होता है प्रयोग नंबर 2। अब देखो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन की बात करते हैं। 2-3 डेफिनेशन होती है वो मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है कि इसके अंदर मतलब ये कहें कि समपरासरी विलयन क्या होता है, अल्प परासरी विलयन क्या होता है और अति परासरी विलयन क्या होता है। देखो समपरासरी विलयन क्या होता है। समपरासरी विलयन की यदि अपन बात करते हैं, ये तो दूसरा प्रयोग था। अब छोटी छोटी डेफिनेशन की बात करते हैं। समपरासरी विलयन समपरासरी विलयन की बात करते हैं। ऐसा विलयन, अर्थात वे विलयन जिनके जो परासरण दाब होते हैं
वे विलयन जिनके परासन दाब समान होते हैं उसे ही अपन क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। अर्थात कोई भी दो विलयन हो जिनके परासन दाब के मान क्या हो, समान हो, तो उन्हें ही क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। सामान्यतः समपराशरी विलयन होता है उनकी जो मोलर जो सांद्रताएं होती है वो भी समान होती है। मोलर सांद्रताएं क्या होती है, समान होती है। नंबर 2 डेफिनेशन की बात करते हैं। नंबर 2, ये तो हो गया एक समपराशरी विलयन। नंबर 2 की बात करते हैं, अति पराशरी विलयन। अति पराशरी विलयन, देखो वे विलयन जिनका परासन दाब अन्य विलयन की तुलना में अधिक होता है, दूसरे विलयन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, तो उसे अपन अति पराशरी विलयन कहते हैं। वे विलयन जिनका परासन दाब या ऐसा विलयन जिसका परासन दाब दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होता है तो उसे अति पराशरी विलयन कहा जाता है। नंबर 3 की बात करते हैं, अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन, देखो ऐसा विलयन जिनका परासन दाब का मान अन्य परासन दाब की तुलना में कम होता है उसे ही अल्प पराशरी विलयन कहा जाता है। अर्थात ऐसा विलयन जिसका परासन दाब का मान दूसरे परासन दाब के अन्य दूसरे विलयन के परासन दाब के सापेक्ष से अधिक कम होता है तो उसे अल्प पराशरी विलयन कहा जाता है। तो ये 3 डेफिनेशन होती है, छोटी छोटी डेफिनेशन होती है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन होती है, अक्सर एग्जाम के अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछ ली जाती है। तो ये थे परासन दाब के उपयोग अर्थात यूजेज ऑफ परासन दाब के प्रयोग, यूजेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके अंदर 2 प्रयोग देखे अपन ने और उसके बाद में 3 ये छोटी छोटी डेफिनेशन की बात की है। तो नेक्स्ट मतलब आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।